हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो ये सामान्य विज्ञान की जो रिवीजन एक्सप्रेस है, ये 500 पैसेंजर्स को लेकर के चल रही थी और अब तक 4 स्टेशंस को पार करते हुए ये 5वें स्टेशन की तरफ बढ़ गई है। और इनमें हम ऐसे पैसेंजर्स को देख रहे थे, यानी ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे थे जो आरआरबी एएलपी 2018 में पूछे गए थे। और आने वाले जितने भी आपके एग्जाम हैं, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो या फिर आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए ये हेल्पफुल होगा। और ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है। बाकी इसका जो पीडीएफ है वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, नीचे टेलीग्राम लिंक दिया होगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ डेली पीडीएफ इसका अपलोड हो जाता है। तो चलिए फिर मूव करते हैं हम लोग सीधे आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो अब तक हम लोग 135 क्वेश्चन कर लिए थे, 136वें क्वेश्चन से हमको आगे बढ़ना था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉर्फिज्म इन प्लांट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो पौधों में बौनेपन को दूर करता है? तो ये आपको जितने भी ऑप्शन में दिख रहे हैं, सारे के सारे प्लांट हार्मोन्स हैं। अब इनमें से कुछ हार्मोन्स जैसे आपका जिब्रेलिक एसिड हो गया, साइटोकाइनिन या फिर ऑक्सीन, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो ग्रोथ प्रमोटर हैं, पौधों में ग्रोथ को कराते हैं। और एक आपका मात्र एब्सिसिक एसिड ऐसा प्लांट हार्मोन है जो पौधों में ग्रोथ को रोकता है, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। और एक मात्र ऐसा हार्मोन एथिलीन है। अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पौधों में ग्रोथ को कराता भी है और ग्रोथ को रोकता भी है, तो ये आपका एथिलीन है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछे पौधों में फलों को पकने के लिए या फिर पकाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ये भी आपको बताना है, एथिलीन हार्मोन, राइट। बाकी ये सारे क्या है, आपके ग्रोथ हार्मोन है। तो इनमें भी पौधों के बौनेपन को कौन दूर करता है, तो ये करता है जिब्रेलिन एसिड या फिर जिब्रेलिक एसिड का हम छिड़काव करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, जो पौधों में बौनेपन को दूर करेगा, राइट। आगे है, a compressed spring has more energy than a spring of normal length because which of the following happens to the spring as it is compressed। तो जब स्प्रिंग को आप कंप्रेस करते हो, पहले तो ये नॉर्मल पोजीशन में है, लेकिन जैसे ही आप इसको कंप्रेस करते हो तो ये स्प्रिंग चाहता है कब ये हाथ ऊपर से हटाए और मैं उछल करके ऊपर चला जाऊं। और ऐसे ही अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो भी जब आप स्ट्रेच करोगे तो ये सोचेगा कैसे ये मुझे छोड़े और मैं तुरंत नीचे आऊं। तो इसको स्ट्रेच करते ही इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। और इसको भी स्प्रिंग को दबाते ही कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे जो धनुष है, इसमें तीर को जब खींचा जा रहा है, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी जब तीर को ऐसे खींच रहे हैं, तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये तो बहुत सारा अपना शक्तिवार, तो ब्रह्मास्त्र, तो क्या क्या लोग छोड़ते हैं, बट इनको क्या पता था कि जब मनुष्य आएंगे तो इसी को बोल देंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, राइट। ऐसे ही जो पौधे होते हैं, पौधों में जो फल लगे होते हैं, वो भी नीचे की तरफ हमेशा गिरना चाहते हैं। तो इनमें भी कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, इन फलों में तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो इतना सब कुछ आप ध्यान में रखना। आगे है, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल प्रोड्यूस एन बेसिक ऑक्साइड। तो ये भी देखिए काफी आसान है। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई मेटल है, या फिर आप पहले नॉन मेटल को समझ लीजिए, तो मेटल तो अपने आप पता चल जाएगा। कोई नॉन मेटल है या फिर अधातु है, ठीक है, अधातु है, तो यहाँ पर जब भी कोई नॉन मेटल होता है तो ये बनाता है अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है, अम्लीय ऑक्साइड, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड, राइट, एसिडिक ऑक्साइड। तो अ से अधातु, अ से अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है। ये अगर आपको याद है तो फिर दूसरा तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। जो मेटल्स होंगे वो क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड, यानी क्षारीय ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो कौन सा मेटल है वहीं आपका क्षारीय यानी कि बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो ये तो आपका नाइट्रोजन हो गया 7 और कार्बन 6 और क्लोरीन 17, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। एक आपका मात्र कैल्शियम है जो कि मेटल है एटॉमिक नंबर 20 के साथ, तो यही हमारा बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, अ से अधातु और अ से अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, राइट। आगे है, द वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम ऑफ गैस एक्स इज 5.6 लीटर्स एट एसटीपी, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स। तो अभी तक देखिए हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे मोलर मास से रिलेटेड, वो आपका कोई एलिमेंट था, उसका वेट दिया होता था, मॉलिक्यूलर मास पता करना होता था, या तो यही फार्मूले हम यूज करते थे, ग्राम नीचे भी ग्राम, ऊपर ग्राम नीचे भी ग्राम। लेकिन इस बार आपका वॉल्यूम गिवन है लीटर में। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला हमारा चलेगा। अब देखिए, ये एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर है। तो इसमें बोला है एक गैस है जो कि इतना लीटर वॉल्यूम उसका है, ठीक है, वो 10 ग्राम है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो 5.6 लीटर है।
तो अगर हम बात करें 1 मोल की, अगर आप ये नंबर ऑफ मोल निकाल लो ना, नंबर ऑफ मोल्स, तो आप मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेट ऑफ द सब्सटेंस, और ये हमको दिया हुआ है 10 ग्राम, तो मॉलिक्यूलर मास आराम से पता चल जाएगा। तो 1 मोल ऑफ गैस एक्स, गैस के केस में ये कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो ये 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये फिक्स है एसटीपी पर, ठीक है, ये फिक्स है। जैसे 1 दर्जन में 12 ही चीजें होती हैं, वैसे ही 1 मोल में कितने लीटर ये ऑक्यूपाई करेगा, 22.4, ये फिक्स होता है। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं यहीं पर वाई मोल ले लूं, वाई मोल, नंबर ऑफ मोल अगर वाई हो जाए, तो वाई मोल ऑफ गैस एक्स कितना लीटर ऑक्यूपाई करेगा, 1 मोल इतना कर रहा है, तो वाई मोल वाई इंटू 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। कंफर्म हो गया। लेकिन ये तो बताया है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि ये 5.6 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये जो वाई मोल है ये अब हमको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो वाई इंटू 22.4 लीटर हम कह रहे हैं, एक्चुअल में तो ये 5.6 लीटर ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अब यहाँ से वाई की वैल्यू आपको पता चल गई, कितना, 5.6 लीटर अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर यही फार्मूला आपका है ये, कि वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी, जो आप देख रहे हो ना नंबर ऑफ मोल्स, तो ये नंबर ऑफ मोल्स है, और ये वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी दिया है हमको 5.6 लीटर, और नीचे 22.4 है। तो इससे आपको नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया, यानी कि ये नंबर ऑफ मोल्स अगर पता चल गया तो वेट ऑफ द सब्सटेंस आपको पता है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स पहले लिख लेते हैं, 5.6 अपॉन 22.4, और इज इक्वल्स टू, ये वेट ऑफ द सब्सटेंस आपको 10 ग्राम गिवन है, 10 ग्राम, और नीचे आपको मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास को हम m मान लेते हैं। तो आप देख लो, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आपका, ये जो है 10 से अगर गुणा कर लो तो ये 224 हो जाएगा, नीचे 5.6 है, ये 4 बार कटेगा, और नीचे पॉइंट था तो ये आपका आ जाएगा 40 ग्राम। सो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो मॉलिक्यूलर मास है या एटॉमिक मास है वो कितना है, 40 ग्राम। अब आप जानते होंगे कि कौन से गैस का जो मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास 40 होता है, आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो लगभग 39.9 के करीब होता है, यानी 40 के ही करीब होता है। तो ये जो गैस अगर आपसे पूछा होता है ये एक्स कौन सी गैस है, तो ये एक नोबेल गैस है, आर्गन, जिसका एटॉमिक मास 40 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि मेटल्स कैन बी गिवन इन डिफरेंट शेप्स एज पर आवर नीड्स बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डू दे हैव। तो देखिए, आप जब भी कोई गहने वगैरह बनवाते हो तो वो किस चीज के होते हैं, या तो वो सोने के होते हैं या चांदी के होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर, ये एक ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम अपने मनचाहा शेप दे सकते हैं, डिजाइन दे सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हम दे सकते हैं, तो ये देते हैं हम लोग मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से। मेलेबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब कि आप ये अगर गोल्ड है, इसको आप खूब पीट रहे हो, उस पर चोट कर रहे हो, तो भी ये आघात रह जाता है, यानी टूटता नहीं है, बल्कि ये एक पतले सीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर आप इसको मनचाहा डिजाइन दे सकते हो। और वहीं पर डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको खींच दो, ठीक है, खूब ऐसे खींच दो, तो एक ये वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी खींच करके इसका आप वायर भी बना सकते हो। तो ये जितने आपके गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, ठीक है, बाकी और भी जितने ऐसे चीजें जिनको आप मनचाहा शेप दे सकते हो, जैसे आपका कॉपर वगैरह हो गया, इनसे वायर बनाते हो, तो इनकी जो मेलेबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, वो हाई होती है। और सबसे ज्यादा बात करें तो गोल्ड की होती है मेलेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिनको आप अलग अलग आकार दे सकते हो। किसकी वजह से दे सकते हो, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से। आगे है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द मास m एंड रेडियस r इज प्रोपोर्शनल टू। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होता है, और इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल G m अपान r स्क्वायर। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप देख लो कौन सा इनमें से ये प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो ये तो आपका g यूनिवर्सल कांस्टेंट है, g की वैल्यू भी आपको याद रखना है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। साथ ही साथ यूनिट भी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, जो कि आपका 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, ये इसका वैल्यू होता है। और ये आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, जो कि 6400 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर आप देख लो m अपान आर स्क्वायर कहाँ पर है, ये है आपका बी ऑप्शन में। ये प्रोपोर्शनल है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m अपान आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जी आपका तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ही है। आगे है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स, देन व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। तो काफी इजी क्वेश्चन ये तो है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी।
और v फाइनल वेलोसिटी हमको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जा रहा है, और 5 मीटर पर सेकेंड ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो जा रहा है, और नीचे टाइम आपको गिवन है 5 सेकेंड, ये आपका 5/5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बिना पेन पेपर का क्वेश्चन था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो एकमात्र ऐसा मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है वो आपका है मरकरी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें एकमात्र नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल के केस में अगर हम देखें तो ये एकमात्र ब्रोमीन ऐसा है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो नॉन मेटल केस में ब्रोमीन, मेटल केस में आपका मरकरी, ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे है व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस की परमाणुकता क्या है ये बताना है आपको। अब एक होता है आपका मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक का मतलब कि जिसके एक मॉलिक्यूल में केवल एक ही एटम हो, जैसे आपके जितने नोबल गैसेस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है आपके मोनोएटॉमिक हैं। और जिनके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है आपके डाइएटॉमिक। अब जिनके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम हो, फॉर एग्जांपल O3 ओजोन, इनको हम लोग ट्राइएटॉमिक कहते हैं, त्रिपरमाणविक कहते हैं। अब इनसे अगर ज्यादा हो गए तो इनको हम लोग पॉलीएटॉमिक बोल देंगे। जैसे आपका फास्फोरस, इसके एक मॉलिक्यूल में 4 एटम होते हैं। सल्फर का पूछे तो इसके एक मॉलिक्यूल में 8 एटम होते हैं, तो ये आपके पॉलीएटॉमिक है। या फिर इनको ऐसे भी दे सकता है कि ये 4 का मतलब ये टेट्रा है, ठीक है, टेट्रा एटॉमिक, और 8 है तो ऑक्टा एटॉमिक, ऐसे नाम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है बी, जो कि पॉलीएटॉमिक है या फिर टेट्रा एटॉमिक है फास्फोरस। इसमें 4 एटम होते हैं एक मॉलिक्यूल में। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू मेजर द एग्जैक्ट पीएच। तो वैसे तो फिनोल्फ्थेलिन हो गया, इओसिन हो गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर या लिटमस, सारे के सारे ही इंडिकेटर हैं। और इनमें फिनोल्फ्थेलिन, लिटमस, ये सब आपके पीएच इंडिकेटर हैं, बट जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये आपका एग्जैक्ट पीएच इंडिकेटर है। इस वजह से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉम्ब थ्रू। तो अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से जाता है? तो ये जाता है ओविडक्ट, द ओविडक्ट, या फिर डिंब वाहिनी के माध्यम से। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आप डिंब वाहिनी तो याद रखेंगे ही, यानी ओविडक्ट, बट एक चीज और याद रखिएगा, इसी को हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। तो पता चला आपको ऑप्शन में फैलोपियन ट्यूब दे दिया और आप खोजते रह गए ओविडक्ट, डिंब वाहिनी कहाँ पर है। तो फैलोपियन ट्यूब देगा तो आप इसको भी करेक्ट करिएगा कि जो अंडा होता है अंडाशय से कोख में, वो फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से जाता है, राइट। आगे है द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड AN। तो जो गतिशील जीवाणु कोशिका होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको हम लोग कहते हैं मेल गैमेट। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। मोटाइल जर्म सेल ये नर युग्मक होते हैं, जैसे आपका स्पर्म, ठीक है, मेल के केस में स्पर्म हो गया। फीमेल गैमेट कौन होती है? ये एग हो जाएगा, सिंपली एग, ठीक है, मेल वाला स्पर्म, फीमेल का एग। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर मोटाइल जर्म सेल कौन है? मेल गैमेट है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साउंड। तो ध्वनि निम्न में से क्या है? एक ध्वनि, साउंड, इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो जितने भी ऐसे वेव हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है वो मैकेनिकल वेव होते हैं। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जिनको मीडियम की जरूरत नहीं होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, ठीक है, जैसे आपका लाइट वेव हो गया, और जितने भी आपके रे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट रे हो गया, रेडियो वेव हो गया, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। बाकी आप ज्वारी लहर जो देख रहे हो या पानी का जो वेव होता है ना, जो पानी पे ऐसे वेव बनता है ऐसे ऐसे, वो भी आपका क्या है? मैकेनिकल वेव है। सतह तरंग, सरफेस वेव, ये भी आपका मैकेनिकल वेव ही है। तो हमसे पूछा था सिंपली साउंड का, तो ये आपका मीडियम की जरूरत होती है इसको ट्रेवल करने के लिए, ये आपका मैकेनिकल वेव है। आगे है सपोज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19। ये आपका कूलम है। When 1 ampere of current flows through the wire, then the number of electrons flowing through a section of the wire each second is। तो सिंपल सी बात है, चार्ज Q ये क्या होता है? N into E, और यही जो चार्ज होता है Q वो हमारा बराबर होता है I into T के, ये आपको पता होगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर रख देते हैं Q is equals to IT और Q is equals to NE, जब बराबर ही हैं तो NE को हम IT के बराबर रखें तो N हमारा यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E हमारा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है जो कि हमको दिया है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो रख दो 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल्स टू I हमारा करंट हो गया, 1 एम्पियर दिया है, और T हमको दिया है ईच सेकेंड, प्रत्येक सेकंड यानी 1 सेकंड। तो Q इज इक्वल्स टू IT, ये भी आपका टोटल ओवरऑल कूलम भी होता है, तो ये भी कूलम है, ये भी कूलम है, कूलम से कूलम कट गया। N हमारा आ गया 1/1.6 into 10⁻⁻19, राइट। अब इसको अगर आप ऊपर लेकर के जाते हो तो ये आपका जाता है 6.25 into 10⁻18, और ये इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये तो नंबर है। सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो काफी आसान सवाल था,
बस अगर आपको ये पता है तो। आगे है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल एनर्जी फॉर ह्यूमंस। तो प्लांट्स, अर्थ, एनिमल। तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये सन है। डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है, सन। तो पता होगा आपको कि सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है ऊर्जा का, राइट। आगे है द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज इज कैपेबल ऑफ डिवीजन। तो इनमें से कौन से पौधे के ऊतक में कोशिका विभाजन होता है या कोशिका विभाजन में कौन सक्षम है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी इस पे बहुत लंबा डिस्कशन मैंने हर एक लेक्चर में किया हुआ है, जितने भी पिछले के लेक्चर्स हैं। तो पेरेन्काइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा हो गया या फिर जाइलम हो गया, ये आपके परमानेंट टिश्यू हैं। इनमें भी जो आपका पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। बाकी ये जो जाइलम है और एक फ्लोएम होता है, ये आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। तो इस पे काफी डिस्कशन मैंने किया है। बाकी जो आपका मेरिस्टेम है या फिर विभज्योतक है, नाम में ही इसके क्या है, विभज्योतक, यानी विभाजित हो सकता है। तो ये सेल डिवीजन करने में सक्षम है, ठीक है, इनमें सेल डिवीजन होता है। तो जब इनमें सेल डिवीजन बंद हो जाता है तो ये परमानेंट फिर हो जाते हैं। तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जो सेल डिवीजन में सक्षम है, कैपेबल है। ये हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है व्हाट इज अ नैनोमीटर। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया आपका। नैनोमीटर अगर आपसे पूछे तो सबको पता है 10⁻⁻⁹ मीटर, और वहीं पर एक पिकोमीटर पूछा होता तो 10⁻⁻12 मीटर हो जाता, और वहीं पर अगर एंगस्ट्रॉम पूछा होता, एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाता। तो ये सब चीजें आपको पता होगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज एल्कलाइन। तो इनमें से कौन सा घोल क्षारीय है या बेसिक है। तो अभी तक आप देख रहे थे कि 7 से नीचे जितने भी पीएच वैल्यू होते हैं वो एसिड, और ऊपर जितने भी होते हैं वो बेस। लेकिन यहाँ पर आपसे है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो जब भी यहाँ पर वो भी H+ यानी H+ कंसंट्रेशन के हिसाब से पूछा गया है, तो जितना ही ये कम होगा उतना ही आपका बेसिक नेचर होगा, जितना ही अधिक होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पर जो H+ का कंसंट्रेशन है, अगर वो 10⁻⁻7 से कम है तो ये आपका हो जाएगा बेसिक नेचर का। अगर ये अधिक होगा तो और भी मजबूत होगा, एसिडिक होगा, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन है और ये आपका बेसिक है। अगर इससे कम हुआ तो बेसिक, इसके बराबर हो गया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो 10⁻7 को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे है इफ 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन व्हाट विल बी द करंट जनरेटेड इन इट। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन अभी हम लोग करके आ रहे हैं। Q = I × T। तो Q यानी कि चार्ज 2 कूलम्ब हमको दिया हुआ है और I हमसे पूछ रहा है, T की वैल्यू भी 1 सेकेंड दी हुई है, तो सब कुछ अपने SI यूनिट में ही है। I = सिंपली 2/1 आ गया आपका, 2 एम्पियर। तो कौन नहीं कर लेगा इसको, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कॉल्ड। तो स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब आप एक स्फीयर बना लो, ठीक है, स्फीयर बना लो, और इसमें ये आपका सेंटर हो गया, और यहाँ पर अगर हम लोग एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, लाइन, तो इसी को आप सर्किल का क्या कहते हो, कॉर्ड कहते हो, ठीक है, कॉर्ड। ये बाहर नहीं निकला हुआ, केवल यहीं तक होगा, कॉर्ड या फिर जीवा कहते हो इसी को आप लोग हिंदी में। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये जो सेंटर है इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं मिरर का, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको आप आर से डिनोट कर देते हो। अगर मैं इसमें से इतने पार्ट को यहाँ से मिटा दूं, हटा दूं, ठीक है, और इस कॉर्ड यानी जीवा को भी ऐसे हटा दूं, ऐसे अगर मैं हटा दूं और बाहर मैं इसके पेंट कर दूं, तो ये आपका बन गया कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अंदर पेंट कर देता तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाता, और ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका यहाँ पर हो गया पोल। अगर मैं यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस से ड्रॉ कर दूं तो, और ठीक इनके बीच में एफ हो गया, यानी फोकस दूरी हो गया, फोकल लेंथ। तो यही सिंपल स्फेरिकल मिरर को ही कट करके ये आपका कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बनाया जाता है। सो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, ये जो आपका डिस्टेंस है, इसको कॉर्ड बोल रहे थे आप, इसको हम लोग अपर्चर कहते हैं। सी आंसर हमारा करेक्ट है, राइट। द 10th एलिमेंट इन न्यूलैंड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रिजेंबल्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो न्यूलैंड भाई साहब क्या कहते थे कि पहला जो एलिमेंट होता था इनके पीरियोडिक टेबल का, पहला एलिमेंट, वो 7 जो स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, सारे गामा पा धा नी सा, तो 8वें पर फिर से सा आता था। तो म्यूजिक के सुर पर इन्होंने बना दिया कि पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट एक जैसे होंगे। तो दूसरा जो एलिमेंट होगा वो 9वें जैसा होगा, तीसरा जो एलिमेंट होगा वो 10वें जैसा होगा। तो वही यहाँ पर पूछा गया है, द 10th एलिमेंट इन न्यूलैंड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रिजेंबल्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 10वां पूछा है हमसे, तो ये आपका तीसरे से मैच करेगा।
थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9वां पूछता तो दूसरे से, 8वां पूछता तो पहले से। आगे है कि व्हाट इज टेबल सॉल्ट मेड ऑफ। तो खाने का जो नमक होता है वो किससे बना होता है। तो ये बना होता है आपका, एक स्ट्रॉन्ग बेस आप ले लो NaOH, और एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो HCl। तो इससे आपका बन जाता है कॉमन साल्ट, खाने वाला नमक NaCl। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज W एंड एटॉमिक नंबर इज N, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम। तो काफी इजी क्वेश्चन, कितना आसान आसान क्वेश्चन है। ये आपका एटम हो गया, इसके न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये जो इनकी संख्या होती है वहीं इनको सम कर दो तो एटॉमिक मास हो जाता है, एटॉमिक मास हो जाता है। अब बता दो यहाँ से एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज W, वो दिया हुआ है, ये एटॉमिक में एटॉमिक वेट या फिर मास कह लो, ये W दिया हुआ है। और एटॉमिक एंड एटॉमिक नंबर इज N, यहाँ पर एटॉमिक नंबर यानी कि इसी को हम लोग प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही एटॉमिक नंबर होते हैं, जिसको N से डिनोट कर रहा है, राइट। तो ये आपका N हो गया, और N प्लस ये जो न्यूट्रॉनों की संख्या है N, यही तो हमारा है एटॉमिक वेट। तो हमसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम इज। तो ये कितना हो जाएगा, परमाणु संख्या है ना, इस परमाणु केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो ये तो आपका N ही हो जाएगा, फिर N ही हो जाएगा ना सिंपली। अगर N एटॉमिक नंबर है तो N ही होता है प्रोटॉनों की संख्या। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं था, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज अ टोटल ऑफ 3 शेल्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट। तो निम्नलिखित तत्वों में से किस में कुल 3 कोश और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबको पता है आर्गन का 18 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 10 और 8 18। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन इसी के हैं, बाकी फास्फोरस का 15 होता है, 2 8 10 5 15 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर पता है तो काफी इजी हो गया ये क्वेश्चन। सल्फर का 16 होता है, 2 8 6। एल्युमिनियम का 13 होता है एटॉमिक नंबर, 2 8 3। अब देख लो 3 3 सेल सभी में है, 1 2 3 यानी कि 3 3 सेल, और आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आर्गन के है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये कौन नहीं बता लेगा, एम्पियर है, इजी सा क्वेश्चन। आगे है द pH लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी का pH लेवल पूछने का मतलब इसका ये है कि ब्लड का, जो ह्यूमन का ब्लड होता है, इसका जो pH वैल्यू होता है वो आप देखते होगे 7.4 ऐसा लिखा जाता है, लगभग 7.4 होता है। तो आप देख लो किस रेंज में है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेंज दिया गया है। तो 7 to 7.8 ये आपको सटीक दिख रहा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि इन ह्यूमंस इनवॉलेंट्री एक्शंस सच एज ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय। तो मनुष्यों में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि रक्त दबाव हो गया, लार का आना हो गया, उल्टी हो जाना हो गया, ये सब चीजें किसके द्वारा फिर नियंत्रण में होता है ऑटोमेटिकली। तो ये सब नियंत्रण में होता है मेडुला के द्वारा, डी। इन पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, ये आपके मेडुला जो कि आपके ब्रेन में पाया जाता है, इसके द्वारा अपने आप कंट्रोल होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मेडुला, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है सपोज एन इमेजिनरी प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस बोथ आर इक्वल टू हाफ ऑफ द अर्थ, इफ द gravitational acceleration on the earth's surface is g, what will be the gravitational acceleration on that planet। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखिए सिंपल सा है कि अगर कोई एक हम इमेजिनरी प्लैनेट है जिसका मास और रेडियस दिया हुआ है कि वो अर्थ के मास और रेडियस का आधा है, और अगर पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, तो बताइए उस प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि उस प्लैनेट पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो gp होगा, ये p डिनोट कर रहा है प्लैनेट को, और जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो g दिया है इसको कुछ देर के लिए मैं GE मान ले रहा हूँ कि अर्थ को डिनोट कर रहा है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि G इज इक्वल्स टू क्या होता है, कैपिटल G ME अपॉन RE स्क्वायर, ये भी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पर ये मास ऑफ अर्थ हो गया, ये रेडियस ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर है। अब यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा जो यहाँ पर लगा है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो आप किसी भी प्लैनेट पर घूमिए सेम ही होता है, और ये इस बार MP हो जाएगा और ये RP हो जाएगा, ये P डिनोट कर रहा है प्लैनेट को। अब ये दिया हुआ है कि जो भी रेडियस है इस प्लैनेट का और जो भी मास है वो आधा है इस अर्थ के मास का और रेडियस का, तो आप रख दो MP इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ME/2 आधा है, और ऐसे ही R जो P है ये RP वो इस अर्थ के रेडियस का आधा है। वैल्यूज जैसे हमने पुट किया यहाँ पर हमने क्या देखा कि G MP की जगह पर ME/2 हो गया और RP की जगह पर RE/2 हो गया, तो ये RE का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका G
GME और RE का स्क्वायर इस 1/2 को अगर बाहर यहाँ पर करो और इस 4 को 1/4 को ऊपर ले जाओ तो 4/1 हो जाएगा और ये कट के 2 आ जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, 2 टाइम्स हो जा रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स GME अपॉन RE स्क्वायर। और ये GME RE स्क्वायर और कुछ नहीं बल्कि GE ही है। तो ये जो आपका GP है वो आ गया 2GE, राइट। तो जो प्लैनेट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो जो जी आपको दिया था उसका 2 टाइम्स होगा। सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, आप आसानी से इसको कर सकते थे। आगे है द डैश हैज अबंडेंट व्हाइट फाइबर्स। तो डैश में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं? ये पाया जाता है टेंडन, ठीक है, टेंडन में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, कंडरा कहते हैं इसको हिंदी में। ये आपके कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपका चाहे बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट, ये सब आपके क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज हैं। जिसमें ये जो टेंडन है, टेंडन ये क्या कार्य करता है? ये देखिए आपका ये जो बोन है और ये जो मसल्स हैं इनको कनेक्ट करने का काम करता है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये बोन्स और मसल्स को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और वहीं पर ये जो आपका लिगामेंट है ये क्या काम करता है? ये जो बोन आप देख रहे हो, ये जो बोन है इसके बीच में ये लिगामेंट है, ये बोन और बोन को कनेक्ट करने का काम करता है, लिगामेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। कंडरा यानी टेंडन, बोन और मसल को, और बोन को लिगामेंट। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एज वेल एज फ्लेवरिंग एजेंट। तो इनमें से किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट में भी किया जाता है? तो ये आपका होता है एस्टर। ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे है कि आर कैरियर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। तो आनुवंशिक सामग्री के वाहक कौन है? तो सबको पता है, ये भी जीन हमारा करेक्ट आंसर है। माता पिता से बच्चों में क्या चीज ट्रांसफर होता है, मतलब जो भी चीजें ट्रांसफर होती है उनको कौन लेकर के जाता है? वो जीन लेकर के जाता है, ये कैरियर का काम करता है। आगे है अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स, इट राइजेस टू अ हाइट ऑफ 80 मीटर एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर 7 सेकेंड ऑफ मोशन, द रिजल्टेंट ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी। तो यहाँ पर नीचे हम खड़े हैं, यहाँ से एक बाल को ऊपर फेंकते हैं, ये लो मैंने फेंक दिया बाल को ऊपर, यहाँ पर आया, कितना ऊपर ये गया? 80 मीटर ये दिया हुआ है, और फिर वापस ये रिटर्न हो जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो अब हमको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आफ्टर 7 सेकेंड, 7 सेकेंड बाद। टाइम गिवन है यानी कि, और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? दो ऐसे इक्वेशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन एक ऐसा इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें टाइम भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो यहाँ से एस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? देखिए यू किस स्पीड से आपने फेंका था वो तो नहीं पता है, बट यहाँ पर जब ये पहुंचा होगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई होगी, ये बस हमको पता है। तो इस u को हम ऐसे यूं ही रहने देते हैं, और t हमको 7 दिया गया है प्लस हाफ। यहाँ पर देखिए एक ही जगह पर g हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे काम करेगी, तो नीचे काम करेगी तो माइनस में होगा ये। तो इस g की वैल्यू यहाँ पर गिवन थी, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया था, तो यहाँ पर आप 10 रख दो बट -10, और साथ ही साथ t स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ से आपका आ गया 7u प्लस को जगह माइनस कर दो क्योंकि ये माइनस है, तो ये आपका हो गया माइनस, ये कटेगा तो 5 आ जाएगा, और इधर आपका है 5 7 35, 35 गुणे 7, इतना आपका आ गया s। अभी भी आपको u नहीं पता है तो u पता कर लेते हैं, और भी तो इक्वेशंस हैं। यहाँ पर अगर हम एक और डिस्प्लेसमेंट वाला लगाएं s, सॉरी यहाँ पर जो एक और डिस्प्लेसमेंट और फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच रिलेशन होता है वो क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ से तो आपको पता है ना कि v हमारा 0 है फाइनल वेलोसिटी, तो u स्क्वायर बचा हमारे पास, ठीक है, मतलब 0 बराबर u स्क्वायर, और a की वैल्यू यहाँ पर माइनस है यानी कि g देखिए ऊपर जा रहा है जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे काम करती है, तो ये -2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एस आपको पता है 80 मीटर, आपने यहाँ पर 80 रख दिया। यहाँ से आपको u की वैल्यू पता चल जाएगी, वो है आपका 80 दूनी के 160 दहा में 1600, तो u की वैल्यू सीधा सीधा आ गई आपकी 40। तो u पता चल गया, u को यहाँ पर आप रख दो, तो 40 और 7 यानी 7 गुणे 40 माइनस 35 गुणे 7, तो सिंपल सी बात है, आपका कितना आ जाएगा? 7 और 40 माइनस 35, तो ये 7 और ये 5 5 7 5 35 मीटर। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आपका आसानी से निकल के आ गया ए 35 मीटर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दो इक्वेशन आपको यहाँ पर लगाना था, आसानी से आंसर आ जाता और बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं थी, राइट। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो काफी इजी हो गया फिर।
वर्क निकालना है, आपको पता है F इंटू एस, कई सवाल ऐसे अभी तक हम लोग कर चुके हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये आपका होता है इंटू कॉस थीटा, है कि नहीं, F डॉट डी एस कॉस थीटा, यही तो होता है। तो फोर्स आपका गिवन है 1 न्यूटन, ये सही है, न्यूटन में ही रहता है। डिस्प्लेसमेंट आपका 1 मीटर का केवल है, और कॉस थीटा उसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, सब कुछ 1 है, तो 1 आपका आ गया जूल एनर्जी का एसआई यूनिट या वर्क का एसआई यूनिट। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो बिना पेन पेपर के आप चाहते तो इसको आराम से कर सकते थे। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू मेंटेन इंडिविजुअल नंबर्स ऑफ स्पीसीज एंड प्रिवेंट दियर एक्सटिंक्शन। तो कह रहा है प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए इनमें से कौन आवश्यक है। तो आप चाहते हो कि प्रजातियां बनी रहे और उनका विलोपन भी न हो, ठीक है, तो क्या चीज जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पर प्रजनन, ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ये जो ट्रांसलेटर है वो रिप्रोडक्शन को कंस्ट्रक्शन लिख दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन कर लेना, यानी कि प्रजनन, ये जरूरी है। अब रिप्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर प्रजातियां कैसे जीवित रहेंगे लंबे समय तक, जब संतानें ही नहीं पैदा होंगी तो कोई भी प्रजाति हो वो कैसे विकास कर पाएगी, उनका तो फिर धीरे धीरे विलोपन शुरू हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था, रिप्रोडक्शन और प्रजनन। आगे है इफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज मेंटेन्ड इन रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन 1 मिनट। तो ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, और एक न्यूमेरिकल तो आप लोग करिए, काफी आसान सवाल है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो चलिए फिर यहीं पर इसको खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा करे तो इसको शेयर करा करिए, लाइक करा करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाकी तो और कुछ नहीं, मैं कहता नहीं हूँ और आप लोग करते भी नहीं हो, इसलिए कहना पड़ जाता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।